हेलो एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि आया था 1964 से 66 में। इसका मतलब है कि 64 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई थी। सो अगर दो डेट यहाँ पे ऐसे मिलती है तो इससे आप समझ सकते हो कि पहली वाली डेट में ये बना था और दूसरी वाली डेट में इन जो भी कमीशन या कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई है। सो इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि DS कोठारी जी थे वो इस पूरी कमेटी के कमीशन के चेयरमैन थे। तो इस नाम से भी काफ़ी पॉपुलर है कोठारी कमीशन, आपको इवन एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। ये एक एडहोक कमीशन था। एडहोक मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। इनका टारगेट था एजुकेशन, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा अच्छे कंडीशन में लेके आना, उसकी जो लिमिटेशंस हैं उनका पता लगाना। सो एडहोक था कि कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा, फिर उसको ख़त्म कर देंगे। इसकी जो टैगलाइन थी, ये टैगलाइन थी एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। सो ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है टैगलाइन से रिलेटेड, तो ये हमें याद रखना है कि इसकी टैगलाइन थी एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये DS कोठारी जी थे, ये चेयरमैन थे। इसमें टोटल 17 मेंबर थे और 17 मेंबर में से 5 जो थे वो 5 अलग अलग कंट्रीज से थे, कि उनका इन्फ्लुएंस भी हमारी एजुकेशन सिस्टम पे आए। उनके कंट्री में जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे यहाँ पे लागू हुए एक तरीके से। सो USA से था, फ्रांस से थे, UK से थे, USSR, रशिया जो था, जापान जो था, वहाँ से 5 जो कंट्री है वहाँ से 5 मेंबर लिए गए थे। एंड 12 टास्क फोर्स थी, 7 वर्किंग ग्रुप्स थे। 12 टास्क फोर्स मतलब जो भी 12 टास्क थे, इनके 12 टास्क थे, उनके हर एक टास्क के लिए इन्होंने एक फोर्स बनाई थी, अलग ग्रुप बनाया था, और 7 वर्किंग ग्रुप थे इनके। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे? एम्स ऑफ एजुकेशन था इनका कि मतलब मेन जो अगर कोई पूछे तो 5 इनकी एम्स थे एजुकेशन को लेके, कि हमें क्या इनहेरिट मतलब बच्चों में क्या डालना है, कैसे बनाना है एजुकेशन सिस्टम। सो फर्स्ट था एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, कि एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से कनेक्ट करना था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्रियाँ मिल रही है लेकिन वो किसी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ यूज़ नहीं है उसका। वोकेशनल एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ प्रोडक्टिव हो, कुछ मीनिंगफुल हो, बच्चों में कुछ लाइक वैल्यूज़ इनहेरिट करे। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप होना चाहिए। जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं उसका जो मेन थीम सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन है वो होना चाहिए। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, जो एजुकेशन है वो मॉडर्नाइजेशन तरीके से, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी या मॉडर्न होती जाती हैं चीज़ें, उससे कनेक्ट होनी चाहिए। एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों साथ साथ चलने चाहिए। डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बच्चा है उसमें डेमोक्रेसी वाली चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कि सोशली तौर पे बच्चा और स्पिरिचुअली लाइक इंटरनल जो वैल्यूज़ हैं उसकी वो भी डेवलप होनी चाहिए। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इनकी, कि फर्स्ट इन्होंने फोकस किया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले सभी को। सो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया, जो कि 6 से 14 साल तक की है। बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास हुआ इसको लेके। स्टेटस, अमोलमेंट एंड टीचर एजुकेशन, इन्होंने टीचर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जो इन्होंने करिकुलम मान लो बनाया है हमने, कितना ही अच्छा बना ले, हम कितनी ही अच्छी फैसिलिटीज़ दे लें, लेकिन जब तक हमारा टीचर उस लेवल का या उस क्वालिटी का नहीं होता तब तक उस एजुकेशन को कौन इम्पार्ट करेगा, मतलब बच्चों में कौन ट्रांसफ़र करेगा उस एजुकेशन को, कौन समझाएगा उनको। सो इन्होंने टीचर की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। जो इन सर्विस ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। टीचर की जो लिविंग कंडीशंस थी, उनकी सैलरी जो थी, उनको छुट्टियों को लेकर जो भी प्रावधान थे उन पे काफ़ी फोकस किया, मतलब टीचर्स का स्टेटस अच्छा किया, और टीचर्स की जो क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ का काफ़ी पॉपुलर है। सो इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया, और इनका जो मेन मोटिव था 3 लैंग्वेज फार्मूला देने का वो था कि जो हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट है, जैसे हमारे नॉर्थ और साउथ में काफ़ी डिफरेंस है, ईस्ट और वेस्ट में काफ़ी डिफरेंस आता है लैंग्वेजेस का। सो एक कोई कॉमन लैंग्वेज हो जिससे लोग सब कनेक्ट कर पाएँ, तो इस चीज़ को इन्होंने ध्यान में रख के ये रिकमेंड किया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला हो। कि इन्होंने सोचा कि पहली जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी ले लेंगे, जो हिंदी स्टेट है, नॉन हिंदी स्टेट है वो मदर टंग लेंगे। दूसरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी स्टेट है
वो मान लो इंग्लिश इन्होंने कंपलसरी की थी तो इंग्लिश ले लेंगे। थर्ड जो लैंग्वेज होगी एटलीस्ट उसमें दोनों के दोनों जो है या तो हिंदी वाले कुछ साउथ वाली लैंग्वेज पुट करेंगे, मतलब कि उठाएंगे, पिक करेंगे, और जो नॉन हिंदी स्टेट हैं, साउथ साइड के जो स्टेट हैं या ईस्ट साइड के जो स्टेट हैं, वो थर्ड लैंग्वेज तक आते आते एटलीस्ट एक हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर ले कि एक हिंदी लैंग्वेज है वो पूरी कंट्री में कॉमन हो जाए और कनेक्शन करने में या बातचीत करने में आसानी हो। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे क्या हुआ वो देखते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। प्रैक्टिकली क्या हुआ कि जो हिंदी स्टेट थे उन्होंने फर्स्ट मदर टंग उठाई, अपनी मदर टंग हिंदी थी उनकी, सेकंड उन्होंने इंग्लिश को पिक किया, एंड थर्ड उन्होंने संस्कृत को पिक कर लिया क्योंकि संस्कृत और भी मान लो ज़्यादा क्लोज फील किया उन्होंने, सो उन्होंने थर्ड संस्कृत को पिक कर लिया। यहाँ पे कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे उन्होंने पिक नहीं की। नॉन हिंदी स्टेट जो थे उन्होंने फर्स्ट मदर टंग पिक कर ली, लाइक जो भी उनका तमिल तेलुगु जो भी लैंग्वेज थी वो। सेकंड उन्होंने इंग्लिश पिक कर ली। थर्ड भी उन्होंने अपनी आसपास के पड़ोस के जो स्टेट थे उनकी लैंग्वेज ही पिक कर ली, उन्होंने भी हिंदी पिक नहीं की। उनकी लाइक जो भी हमारी मतलब खुद की सुविधा के अनुसार हिंदी स्टेट ने भी संस्कृत पिक की और नॉन हिंदी स्टेट ने भी अपने नेबर्स की कोई लैंग्वेज पिक कर ली। यहाँ पे कोई कॉमन लैंग्वेज थी तो वो सिर्फ इंग्लिश थी, और हिंदी का जो ये दिमाग में रख के चल रहे थे वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। हिंदी लैंग्वेज दोनों में से किसी ने भी पिक नहीं की। ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो इन्होंने दिया था। एंड इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के लिए, ये रिकमेंडेशन दी इन्होंने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स, जो भी लाइक विलेजेस में या वैसे गरीब फैमिली से, इस तरीके से उन्होंने टैलेंट को फाइंड आउट या आइडेंटिफाई करने के लिए रिकमेंड किया कि जो भी टैलेंट है बच्चे का उसके अनुसार लाइक बच्चे को उसी के अनुसार ढाला जाए, उसी फील्ड में उसको आगे भेजा जाए। वर्क एक्सपीरियंस और नेशनल सर्विस, इन पे काफ़ी फोकस किया इन्होंने। देन साइंस एजुकेशन और रिसर्च पे काफ़ी फोकस किया इन्होंने। साइंस मैथ को बेसिक एजुकेशन में ऐड किया, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें मैथमेटिक्स और साइंस दोनों को लाइक कंपलसरी है उस तरीके से पढ़ाया गया बच्चों को, लैंग्वेज के साथ साइंस और मैथ को भी इंट्रोड्यूस किया गया। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ पे भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो एक पुराने तौर तरीके से चलती आ रही थी चीज़ें कि एग्रीकल्चर वो हो गया, इंडस्ट्रीज जो मॉडर्न होता जा रहा था, जो डिमांड थी उस टाइम की इंडस्ट्रीज़ थी। सो दोनों पे इन्होंने फोकस किया कि हर एक स्टेट में एक एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से रिलेटेड हो, तो हर स्टेट में एक एटलीस्ट हो। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स पे काफ़ी फोकस किया कि जो बुक्स हैं अच्छी क्वालिटी की बुक्स है उनको प्रोड्यूस किया जाए और बच्चों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एजुकेशन है वो बुक्स के थ्रू ही होगी। एग्जामिनेशंस पे काफ़ी फोकस किया, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए, ज़्यादा सब्जेक्टिव ना हो, अच्छी क्वालिटी से एग्जामिनेशन लिए जाए, तो इन पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। सेकेंडरी एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया इन्होंने। हालांकि ये जो इंडियन जो ये एजुकेशन कमीशन था उसका पूरा फोकस तीनों लेवल पे था, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे और हाई लेवल की जो एजुकेशन है, तीनों पे काफ़ी अच्छा फोकस था। और इन्होंने काफ़ी डिटेल में ये पूरी लाइक रिपोर्ट सबमिट की थी और काफ़ी अच्छे से हर एक एरिया के बारे में इन्होंने बात की थी। सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, लाइक कुछ हम ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं तो लाइक प्रैक्टिकल या टेक्नोलॉजी वाले कोर्स कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज़ के पास होने चाहिए कि इंडस्ट्री में जाके डेमो देख सके, लाइव देख सके उन चीज़ों को, प्रैक्टिकली तौर पे उनसे रूबरू हो सके और बच्चा अच्छे से समझ सके उस पूरी प्रोसेस को। पार्ट टाइम और कोर्सपोंडेंस कोर्सेज यहाँ पे शुरू किए कि मान लो कोई वर्किंग है या काफ़ी दूर रहता है, नहीं आ जा सकता इधर उधर, सो उनके लिए पार्ट टाइम कोर्स इन्होंने शुरू किए कि वो अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं उस एरिया में, जिस एरिया में मान लो वो काम कर रहे हैं, इच्छुक है किसी और एरिया में पढ़ने के लिए, कुछ और टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ सकते हैं, उसको वैलिड माना जाएगा उसकी डिग्री को। ओके, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन, इन पे काफ़ी ध्यान दिया कि लिटरेसी जो है वो फैले, लाइक सभी हैं वो लिटरेट हो, और अडल्ट एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया कि जो अवेयरनेस आए। गेम्स और स्पोर्ट्स पर इन्होंने काफ़ी फोकस किया था। माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी फोकस किया, और 10+2+3 जो कि काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है, अब तक चलता आ रहा है, वो जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो भी इन्होंने ही दिया था। सो ये हो गई हमारी इंडियन एजुकेशन कमीशंस की
रिकमेंडेशंस और क्या था, किसने बनाया था, क्या एम्स थे इसके, वो सारे हो गए। जो एम्स हैं ये हमें याद रखने हैं, 5 एम्स, क्योंकि ये एम्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी रेगुलरली पूछे जाते हैं कि कौन से एम्स थे, कौन से नहीं थे। लाइक जो टेट एग्जाम्स है उसमें भी, और जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें भी रेगुलरली पूछे जाते हैं। सो ये हमारा हो गया इंडियन एजुकेशन कमीशन 1966 टू 64 टू 66, जो कि कोठारी जी ने दिया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।